आज का हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि। हमारी भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी है और इस हिंदी की लिपि है वो देवनागरी है। व्यक्ति जब अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तो वो माध्यम जो होता है वो भाषा कहलाती है। भाषा क्या होती है? उच्चरित ध्वनियाँ होती हैं, उसका रूप है वो मौखिक होता है, लेकिन जब उसी मौखिक रूप को हमने आकार में, चिन्हों में जब बदलना होता है तो वो लिपि कहलाती है। हमारी भाषा है वो हिंदी है और लिपि हमारी देवनागरी है। बात करें लिपि की तो लिपि शब्द है वो लिप धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है लीपना, आवेष्टित करना या आवरण देना। यानी कि जो भाषा के जो मौखिक रूप हैं, उच्चरित जो ध्वनियाँ हैं, उनको जब रूप और आकार दिया जाता है, विभिन्न चिन्हों के माध्यम से जब रूप आकार दिया जाता है तो वो जो चिन्ह हैं, जो रूप हैं, जो आकार हैं, वो लिपि कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि जो उच्चरित ध्वनियाँ हैं उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, जो स्थायी रखने के लिए लिपि का इस्तेमाल है वो किया जाता है। और इसीलिए जो भाषा है उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, स्थायी रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के लिए और एक स्थायित्व प्रदान करने के लिए लिपि का आविष्कार है वो हुआ था। जो लिपि है वो भाषा को काल और स्थान की सीमाओं से परे भाषा की रक्षा करती है। यानी कि भाषा को उसका अस्तित्व है वो समाप्त होने नहीं देती। कौन? लिपि। प्राचीन काल में ही अनेक प्रकार की जो लिपियां हैं वो प्रचलित रही थी। चित्रात्मक लिपि, सूत्रात्मक लिपि, ध्वन्यात्मक लिपि। ठीक है, तो इस तरह से जो प्राचीन लिपियां हैं वो चित्रात्मक लिपि, उसके बाद सूत्रात्मक लिपि, प्रतीकात्मक और ध्वन्यात्मक। चित्रात्मक यानी कि चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे भावों को प्राचीन काल में, और सूत्रात्मक यानी कि सूत्र यानी कि धागे की सहायता से जो विचार हैं वो व्यक्त किए जाते थे धागे में, जैसे गांठ लगाकर इत्यादि। विभिन्न प्रतीकों का निर्माण करके प्रतीकात्मक जो लिपि है उसका इस्तेमाल किया जाता था। और फिर ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वनि पर आधारित जो लिपि है उसका आरंभ हुआ या उसका विकास हुआ। जो भारत की जो प्राचीनतम लिपियां हैं उनमें 3 नाम है वो प्रमुख हैं: खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि और सैंधव लिपि। ठीक है, तो जो खरोष्ठी लिपि है ये खर प्लस उष्ठी, खर प्लस ओष्ठी से बनी है। ओष्ठ यानी कि होठ, खर कहते हैं गधे को, कि गधे के समान होठ वाली, यानी कि इसके जो चिन्ह है ना वो इस तरह के हैं, मतलब जिसके कारण इसका नाम है वो खरोष्ठी पड़ा। एक है सैंधव लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले थे और जो शिलालेखों पर लिखित जो रचनाएं कह सकते हैं या कुछ जो अभिलेख मिले थे, है ना, तो इसके कारण इस लिपि का नाम है वो सैंधव लिपि पड़ा और इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाए हैं। बात करें अगर ब्राह्मी की तो ब्राह्मी की ही 2 शैलियाँ थी, उत्तर शैली और दक्षिण शैली। तो जो ब्राह्मी की जो उत्तर शैली है इससे 4वीं शताब्दी में पहले तो गुप्त लिपि का विकास हुआ। दोबारा से देखो कि ब्राह्मी की 2 लिपियाँ थी, 2 लिपियों में से जो 4वीं शताब्दी में एक गुप्त लिपि का विकास हुआ और 6वीं शताब्दी में कुटिल लिपि विकसित हुई और फिर 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि है वो विकसित हुई। और इसी नागरी को ही आगे 12वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि कहा जाने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि लिपि में जो परिष्कार या सुधार है वो होते रहते हैं, जिसके कारण वो आगे आगे और अच्छे रूप में विकसित होती जाती हैं। तो इस तरह से प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, महाजनी, असमिया, बंगला लिपियां हैं वो विकसित हुई थी।
लिपि के बारे में या देवनागरी लिपि के बारे में गौरीशंकर ओझा जी के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी है वो बन गई है। दोबारा देखिए कि 12वीं शताब्दी से वर्तमान नागरी बन गई और तब से लगभग नागरी लिपि बहुधा एक ही रूप से चली आ रही है। भारतीय प्राचीन लिपि तब से लगातार नागरी लिपि का जो विकास है वो हो रहा है। यानी कि 12वीं शताब्दी से जो नागरी लिपि थी वही देवनागरी कहलाती थी और उसी से ही आगे जो और लिपियां हैं उनका विकास है वो होता रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिंदी भाषा नाम से, जो अपनी लाइब्रेरी में भी है। उन्होंने कहा कि प्राचीन नागरी में 15वीं-16वीं सदी में आधुनिक नागरी है वो विकसित हुई। यानी कि जो प्राचीन नागरी थी उसी से ही आधुनिक नागरी है वो 15वीं-16वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। अब यही जो रूपरेखा आपको पिछले पेज पर समझाई गई थी, ये यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से भी बताई गई है कि जो ब्राह्मी लिपि है उसकी उत्तरी शैली से 4वीं शताब्दी में गुप्त लिपि विकसित हुई, 6वीं शताब्दी में कुटिल लिपि, 9वीं शताब्दी में नागरी लिपि और 12वीं शताब्दी में जो देवनागरी लिपि विकसित हुई और इसी तरह से 15वीं-16वीं शताब्दी में जो आधुनिक लिपि जो देवनागरी का एक मानक रूप प्रचलित है वो विकसित हुआ। डॉक्टर हरदेव बाहरी जी के शब्दों में अगर हम बात करें कि जो देवनागरी लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो इन्होंने कहा है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों के यहाँ प्राप्त होते हैं इसका प्रयोग। 9वीं शताब्दी में एक बड़ौदा के राजा थे ध्रुवराज, उन्होंने अपनी जो राजाज्ञाएँ हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखवाई थी। यानी कि ये इतिहास बता रहे हैं देवनागरी लिपि का कि सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिला, 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों के शिलालेखों में मिलता है और 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के जो ध्रुवराज थे उन्होंने अपनी राजाज्ञाओं में देवनागरी का ही प्रयोग किया था। बात करें देवनागरी के नामकरण की, तो बौद्धों का एक ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें क्या है कि नाग लिपि का प्रयोग है वो मिलता है। बौद्धों का ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें नाग लिपि का प्रयोग मिलता है और उससे मिलती जुलती होने के कारण ये जो लिपि है वो नागरी लिपि कहलाई। दूसरा मत हमारे सामने आता है कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण, नागर यानी कि जो नगर में रहने वाले जो ब्राह्मण हैं उनकी लिपि होने के कारण ये जो लिपि है ये देवनागरी कहलाई। आर श्याम शास्त्री के अनुसार ये कहते हैं कि जो देवताओं की प्रतिमाओं के निर्माण से पहले उनकी जो पूजा सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, तो ये जो सांकेतिक चिन्ह हैं ये देवनागर कहलाते थे और कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद यही है वो अक्षर माने जाने लगे। जिस तरह आप जानते हो ना कि इस तरह के जो चिन्ह हैं वो प्रचलित हैं, तो कुछ ऐसे ही हमारे जो देवनागरी लिपि के आकार प्रकार है वो हमें मिलते हैं। फिर बात करें कि पाटलिपुत्र को नगर कहा जाता था और वहाँ के जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय उन्हें देव कहा जाता था। तो इस तरह से यह जो लिपि है देवनगर में यानी कि पाटलिपुत्र में प्रचलित होने के कारण इसका नाम है वो देवनागरी पड़ा, ऐसा विद्वानों के विचार हैं। और एक अन्य विचार है कि नगरों में प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम है वो देवनागरी पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि काशी जो देवनगरी के रूप में प्रचलित थी, देवनगरी यानी कि महादेव की नगरी, शिव की नगरी जो काशी है वो देवनगरी कही जाती थी, इसलिए वहाँ पर प्रचलित होने के कारण इसका नाम है वो देवनागरी पड़ा। एक अन्य मत है कि जो तांत्रिक चिन्ह है वो देवनगर से समानता होने के कारण यह जो लिपि है वो देवनागरी कहलाई। तांत्रिक चिन्ह देवनगर से समानता होने के कारण यह जो लिपि है वो देवनागरी कहलाई। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो कि एक भाषाविद हैं, उन्होंने कहा कि मध्य युग में
स्थापत्य की एक शैली थी नागर। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण करना इत्यादि। तो उसकी एक शैली थी नागर, जिसमें क्या होता था कि चतुर्भुज जो आकृतियाँ थीं वो होती थीं, और चतुर्भुज यानी कि चौकोर, है ना। तो हमारे जो शब्द हैं वो भी इस तरह के ही हैं। तो इसके कारण यह जो लिपि है उनसे समानता होने के कारण यह जो लिपि है ये देवनागरी कहलाई। इसके बाद में हम बात करते हैं लिपि से संबंधित जो विचार हैं, आधुनिक कह सकते हैं कि आधुनिक युग के जो विद्वान हैं उनके जो विचार हैं उनमें आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि गांधी जी ने क्या कहा था राष्ट्रभाषा के बारे में, लिपि के बारे में क्या कहा था। तो उन्होंने राष्ट्रभाषा के संबंध में कहा था कि मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत की तमाम भाषाओं यानी कि सभी भाषाओं के लिए एक ही लिपि फ़ायदेमंद हो सकती है, वह लिपि देवनागरी हो सकती है। यानी कि देवनागरी लिपि में क्या है कि वैज्ञानिक लिपि कही जाती है ये है, और इसमें वो सारे गुण हैं जो सभी भावों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गांधी जी ने जो देश की एकता कह सकते हैं उसके लिए, यानी कि जब सभी भाषाओं की लिपि एक होगी तो कहीं पर भी अंतर या जो वैर विरोध या भेदभाव जैसा है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक पूरे देश की सभी भाषाओं का एक लिपि में होना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता का सूचक माना जाता है। रमेश चंद्र दत्त ने कहा है कि नागरी लिपि सर्वसुलभ होने से, सर्वसुलभ यानी कि सभी को आसानी से प्राप्त होने से, या सभी है वो उसे आसानी से जान सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो उसे अपनाने में सबको सुविधा होगी और सब भाषाएं उसका अवलंब ले सकती हैं यानी कि सहारा ले सकती हैं। ऐसा किसने कहा? रमेश चंद्र दत्त ने। फिर बात करें लोकमान्य तिलक जी की। इन्होंने क्या कहा था कि यूरोप में कई देश और कई भाषाएं हैं, पर उन सब की एकमात्र लिपि रोमन है, और रोमन होने के कारण सारे सुशिक्षित लोगों के विचारों का आदान प्रदान तथा विभिन्न भाषाओं का अध्ययन सहज और सुलभ हो सकता है। यानी कि एक तरह से इन्होंने उदाहरण दिया कि जो यूरोप और उनके जो कई देश हैं ना, उनकी जो लिपि है वो रोमन है, और एक ही लिपि होने के कारण क्या है कि उनकी जो विभिन्न भाषाएं हैं उसमें अध्ययन है वो सहज और सुलभ है वो हो सकता है, आसानी से जो विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। तो इस तरह से यदि भारत में भी सभी भाषाओं के लिए एक ही लिपि हो तो भारतीय जनता की एकता और ज्ञान अंतर प्रांतीय यानी कि एक प्रांत से दूसरे प्रांत में उन जनता की भाषा, भावनाएं, एकता, ज्ञान, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करना सुगम यानी कि आसान हो जाएगा। तो इस तरह से सभी विद्वानों ने अपने मत देवनागरी लिपि के संदर्भ में दिए हैं, और ये जो देवनागरी लिपि है अपनी वैज्ञानिकता, उच्चारण सुकरता, है ना, सुकरता यानी कि सुंदरता, लिखने में भी ये बड़ी सुंदर है, सौंदर्य लेखन यानी कि लिखने में ये बड़ी ही सुंदर लिखी जाती है। उच्चारण सुकरता यानी कि उच्चारण में जो आसानी है उसके लिए कहा है उच्चारण सुकरता। सौंदर्य लेखन यानी कि लिखने में सुंदरता। मुद्रण सुलभता यानी कि टाइपिंग, जो टाइपिंग की जाती है तो उसमें भी जो देवनागरी लिपि है ये आसानी से टाइप की जा सकती है, लिखी जा सकती है। तो मुद्रण सुलभता और राष्ट्र के गौरवशाली वाङ्मय की वाहिका होने के कारण देवनागरी लिपि अति श्रेष्ठ रूप से प्रतिष्ठित है। यानी कि जो देश का गौरवशाली वाङ्मय यानी कि जो संस्कृति है, सभ्याचार है ना, उनको जो देवनागरी लिपि है वो अपने में समाहित भली प्रकार से कर सकती है। इसलिए जो देवनागरी लिपि है ये बड़ी ही उचित है, वैज्ञानिक लिपि है, और इसका जो वर्गीकरण है वो भी बड़ा ही उचित ढंग से किया गया है। धन्यवाद।